बिकॉज आज एंट्रेंस एग्जाम तो कोई ना कोई फेस करना ही है आपको। इंडिया में अगर हम पैदा हुए हैं, कंपटीशन से आप भाग नहीं सकते। तो हम्म। ऐसी क्या चीज है जो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि यार ये चीज तो फॉलो करनी ही है? सो हेलो अर्थ, हाउ आर यू? Good morning, sir. I'm good. Right now, I'm undergoing my training. I'm in Missouri right ग्रेट ग्रेट। तो यार बेसिकली मैं आज चाहता था थोड़ा टाइम लेना आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। तो एक जर्नी स्टार्ट होती है एक इंसान की लाइफ में, एज ए स्टूडेंट लाइफ आती है, उसमें कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज बेसिकली आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहां मतलब आज बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायर करते हैं जेई, यूपीएससी, ऐसे एग्जाम्स के लिए। तो पहले मैं आगे जर्नी बात शुरू करने से पहले चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ, सो दैट स्टूडेंट्स को पहले कनेक्टेड फील हो कि आज आप जहां पर हो, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आज से 9-10 साल पहले आप भी सेम सिचुएशन पर थे। जी, definitely, sir. I think right now 2022, so about 8-9 years back, यानी 2013, तब मैंने अपनी खुद की जेई प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। सो वो एक फेज है जो मतलब डिस्टिंक्टली अभी भी याद है कि कितना इंटेंस एफर्ट उस समय डाला था आईआईटी में एंटर करने के लिए। सो डिफरेंट कोचिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था 11th और 12th में। 10th में भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। इनफैक्ट इसी एक्सपेरिमेंटेशन के कारण मैं आपसे मिला था, फैजल सर से मिला था, एंड अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिला था उस समय। देन 2015 में जेई हैपेंड एंड फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड। आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली। वहाँ पे आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन 2019 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तब इन अराउंड 2017 आई हैड डिसाइडेड कि आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। सो उसके बाद से अराउंड टिल 2020-21 कोविड भी आया, तो एग्जाम साइकिल थोड़ी चेंज हुई, तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया। एंड फाइनली इस साल रिजल्ट, लास्ट ईयर सितंबर में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो फिर आ जाके आ गया। ओके। तो यूपीएससी का तो खैर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत ही अच्छा कहूंगा, अमेजिंग रिजल्ट था। तो आईआईटी में रैंक क्या था, यूपीएससी में क्या रैंक आया? आईआईटी जेई में सर एडवांस में रैंक विच इज द डिसाइडिंग रैंक इज 703, एंड यूपीएससी में रैंक 16 था सर। वहां पे मेंस में आई थिंक 452 था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ओके। सो ये तीन रैंक्स। तो 700 से 3 डिजिट से 2 डिजिट तक की जर्नी जो थी, हम्म। उसमें क्या अलग किया? बिकॉज जेई की प्रिपरेशन भी मैं नहीं समझता कि बहुत शिद्दत से की थी आपने, हम्म। और यूपीएससी में ऐसा क्या हो गया कि मतलब हम सीधे एक फेज चेंज हो जाता है। जैसे मैं समझता हूँ हम्म। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम इंडिया में टॉप 100 में रैंक लेकर आते हैं, दैट इज अ कमेंडेबल थिंग। तो क्या अलग किया दोनों प्रिपरेशंस में? सर आई थिंक जैसे अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा रोल एफर्ट का ही रहा है। जो एफर्ट डाला है जेई में, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम एफर्ट डाला है। 2 साल डेडिकेशन से पढ़ाई की है, बट यूपीएससी में जो एफर्ट डाला है दैट इज इनकम्पेरेबल टू एफर्ट आई पुट ड्यूरिंग जेई। इनफैक्ट 2-3 साल लगातार आई यूज टू काउंट द नंबर ऑफ आवर्स आई स्टडी, तो दिन के 12-12 13-13 घंटे लगातार होते थे। ऑलमोस्ट 3-3.5 साल टाइम इन्वेस्ट किया है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए। तो उस हिसाब से टाइम इन्वेस्टेड, एफर्ट इन्वेस्टेड वाज मच मच हायर इन यूपीएससी देन जेई। ओके। एंड अगर मैं बात करता हूँ अभी कैसा फील करते हो? सर इट फील्स एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि ये तो एक मतलब ड्रीम कम ट्रू है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर पेरेंट्स आल्सो। सो वो तो टेल मी एट अ समथिंग लॉस अबाउट ऑफ योर वर्ड। पेरेंट्स आल्सो अर्थ। सॉरी सर। अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। जी जी सर। So my father is himself a civil servant. He's an IPS officer, and he was one of the reasons that I got inspired towards civil services. And my mother is an investment banker. Both of them are engineers, so that was the reason I initially decided for preparing for JEE. राइट राइट। तो अर्थ बेसिकली जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार इंसान ना सपने ही नहीं देखता, या कई बार इतना बड़ा सपना देख लेता है कि जिसकी जर्नी में ही वो थक जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कब से हमें, मतलब स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे कि किस टाइम पे क्या शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए या एक लॉन्ग पिक्चर दिखनी चाहिए? आपने कब से सोचना शुरू किया था कि मुझे जेई क्रैक करनी है, क्लास 10 से तैयारी करनी शुरू की, या यूपीएससी करना है? क्या ये पहले था, या उस टाइम पे आईआईटी में भी जाकर के आपको लगा कि मुझे एमबीए जाना चाहिए, यूपीएससी जाना चाहिए? कब ये दिमाग में थॉट्स आने शुरू हुए?
सर बचपन में मतलब नेचुरली 10th एंड 11th के आसपास हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि इवेंचुअली लाइफ में करना क्या है। बट उस समय इतनी क्लैरिटी नहीं थी, उस समय फिर भी कंफ्यूजन था एंड ऑप्शंस ओपन थे, बिकॉज एकदम रिजिड भी नहीं होना चाहिए हमें अपने अप्रोच में। सो 10th में मैं सोचता था कि सिविल सर्विसेज इज वन ऑप्शन, एमबीए इज अनदर ऑप्शन, और मे बी आई कुड चूज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थर्ड पाथ। यहाँ पे जेई इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज आईआईटी इज अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन। आईआईटी के बाद लोग एमबीए करते हैं, आईआईटी के बाद लोग सिविल सर्विसेज भी करते हैं, आईआईटी के बाद लोग कोर में भी रहते हैं, लोग रिसर्च में भी जाते हैं। तो इसलिए फिर एक तरीके से बहुत थोड़ा क्लियर हो गया मेरे लिए कि इवेंचुअली जो करना है वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए जो इमीडिएट प्लेटफॉर्म चाहिए, जो स्टेपिंग स्टोन चाहिए, वो क्लियर था मेरे लिए, दैट वुड बी आईआईटी। सो इसलिए उस समय आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया। ग्रेट। तो इंस्पायर्ड किससे हुए थे, कब ऐसा लगा कि यार मुझे जाना चाहिए? जैसे यूपीएससी का बताया कि पापा ऑब्वियसली आर बिग रीजन, तो आईआईटी जाने के लिए किसने इंस्पायर किया? आई वुड से सर कि जो आसपास का जो पीयर ग्रुप होता है, बिकॉज इनफैक्ट सर आईआईटी जैसी चीज के लिए ज्यादा इंस्पिरेशन ढूंढना नहीं पड़ता है, बिकॉज आईआईटी जाना जेई इस देश में बहुत बड़ी चीज होती है। तो इतना कोवेटेड माना जाता है, देयर आर सो मेनी पीपल प्रिपेयरिंग फॉर इट, कि बचपन से ऐसा लगता है कि अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे हो, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। समय लगता था कि मैथ्स अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, एंड इंजीनियरिंग की जा सकती है। इंजीनियरिंग एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इट वाज फॉर मी। और कितना हेल्प किया, जैसे आपने जेई की तैयारी की थी एडवांस की, तो वहां पे मैथ्स पढ़ा ही था, और आई थिंक आपने यूपीएससी भी मैथ्स से ही दिया था, जी तो सर। कितनी उस जर्नी की मदद मिली आपको यूपीएससी में? आई वुड से सर ठीक सिग्निफिकेंट, मतलब और सिलेबस मोर और लेस मैथ्स का उसी सिलेबस पे डेवलप होता है। मैथ्स ऑफ यूपीएससी इज इजियर इन टर्म देन मैथ्स ऑफ जेई, इन द सेंस कि जेई में कई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते थे जो बहुत क्रिएटिविटी यूज करते थे। यूपीएससी का ऐसा है कि कुछ फिक्स्ड बुक्स हैं, उन्हीं से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट कॉपी पेस्ट पे आते हैं या उसी के आसपास कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो एंड वो टॉपिक्स वही है। सो इनफैक्ट अगर हम जेई के समय बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लें, तो यूपीएससी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मैथ्स में। ग्रेट। तो जैसा मैं जानता हूँ कि मतलब आपने खुद जेई क्लियर किया 2015 में, फिर अयान को मैं मिला, अयान जब, अयान भी आई थिंक 10th में ही था जब हम लोग मिले थे कभी, यस सर। तो अयान को भी काफी हेल्प मिली ऑब्वियसली, कि मतलब जो गलतियां आपने की थी वो अयान ने नहीं की, दैट्स व्हाई अयान का थोड़ा सा जेई में, मतलब मेंस में आई थिंक, क्या मेंस में रैंक क्या था उसका? मेंस में 32 था एंड एडवांस में 237। ओके। तो व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ? ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसी क्या बातें थी जो आपने अयान को बताई और अयान के रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई? फॉर जेई सर, हाँ। आई थिंक सर मोरलेस जेई हो या यूपीएससी, वो मिस्टेक्स जो मैंने देखा है वो सिमिलर पैटर्न्स पे होती हैं। एक तो ये होता है कांस्टेंट शिफ्टिंग बिटवीन रिसोर्सेज, जैसा जो ये जेई के समय भी कहा जाता था कि इट इज बेटर टू डू अ वन बुक मल्टीपल टाइम्स देन टू डू मल्टीपल बुक्स ओनली वंस। बट क्या होता है कि एक टेम्पटेशन होता है कि ये भी बुक आई है, ये भी बुक आई है, ये भी बुक देख लेते हैं। जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में लोगों को लगता है यहाँ से भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, वहां से भी होगा क्या, हर बुक में हम स्टार मार्क तो करते जाएंगे बट उन प्रॉब्लम्स को फिर से कभी रिवाइज नहीं करेंगे। राइट। तो दिस इज अ वन थिंग, दैट रिविजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन ऑफ अ कोर बेस ऑफ योर नॉलेज। वो मैं जैसे कई लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप एक बुक को 9 बार कर सकते हो, या फिर 3 बुक को 3 बार कर सकते हो, या 9 बुक्स को एक बार कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आई वुड गो विद ऑप्शन 2, कि आपका नॉलेज बेस भी बड़ा हो एंड आप उस नॉलेज बड़े नॉलेज बेस को रिवाइज भी काफी बार करो। दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा आपका नॉलेज बेस है उसी को बहुत ज्यादा रिवाइज किए जा रहे हैं, या इतना बड़ा नॉलेज बेस है कि उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नंबर वन। सेकेंड मिस्टेक और एडवाइस अगेन कॉमन टू यूपीएससी इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। हमारी मेमोरी में हम कई चीजें याद करते हैं, बट क्या होता है जब हम री रीड करते हैं तो चीजें फेमिलियर लगती हैं, ऐसा लगता है कि हमें पूरा याद है और हमसे हो जाएगा। जैसे मैथ्स प्रॉब्लम देखने पे लगता है कि हो ही जाएगा ये तो सॉल्व, बट जब एक्चुअली सॉल्व करने बैठते हैं तो कई बार डिफरेंट प्रूव होती हैं। सो इसमें जो है टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिव रिकॉल ऑफ आवर मेमोरी। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, इक्वेशन ऐसे पढ़ते समय तो लगा कि पूरा याद है, बट जब एक्चुअली टेस्ट एग्जाम हॉल में गए देखा कि याद
याद ही नहीं है। तो जब बार बार माइंड को टेस्ट करते रहते हैं तो चीजें माइंड में बैठती हैं, हमारी मेमोराइजिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, हमें समझ आता है कि क्या हमारे पिटफॉल्स हैं, कहाँ कहाँ हम चीजें भूलते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट रियलाइज करे कि वो बार बार मैथ्स के फॉर्मूले भूल रहा है एग्जाम में, सो देन ही वुड हैव टू मेक सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दोस फॉर्मूलाज. So I think two important things is revision, then testing. Then there are some basics जैसे कि study में discipline होना चाहिए. One thing I did during UPSC, which I did not do during JEE, is I used to count my study hours. So एक app आता है Forest app, उसको timer चला के ही पढ़ता था मैं. तो वो है कि it's based on the concept that if you want to improve something, you have to first measure it. It becomes easier, like a quantity. So अगर मुझे पता है कि आज 10 घंटे पढ़े हैं, ऑन एन एवरेज इस हफ्ते 10 घंटे हैं, तो 2 months डाउन द लाइन वो एवरेज 11 घंटे तक मूव होना चाहिए. इस टाइप के कॉन्सेप्ट. फिर डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडिंग, अगेन सर बेसिक कॉन्सेप्ट कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ो, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहो सर, इस टाइप की चीज. सोशल मीडिया से याद आया, जैसे अभी क्या देख रहा हूँ जब से कोविड सिचुएशन आई, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, वी आर इनटू दिस टीचिंग फील्ड सिंस लास्ट 2008. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, इवन आपके टाइम पे मैं अदिति का एग्जांपल दिया करता था. हाँ यस सर. अदिति ऐसा पढ़ती है, विशेष ऐसा करता है, ठीक है. तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन होने से क्या हुआ, एक तो यूट्यूब पे एक इनॉर्मस कंटेंट अवेलेबल है, बट क्या देखता हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर, मेरा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा, और इनऑर्गेनिक में यू रिमेम्बर मैं एक ही बुक को ग्रंथ बोलता था, उसी को फॉलो करवाता हुआ आ रहा हूँ स्टूडेंट्स को. कुछ नया मैंने भी ट्राई नहीं किया, और मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है. यस सर. ठीक है. बट जब मैं ऑनलाइन में जाता हूँ या मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ढूंढता हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज आ जाते हैं. समटाइम्स मे बी करेक्ट, समटाइम मे बी इनकरेक्ट. तो व्हाट यू सजेस्ट कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड, या क्या तुम्हें लगता है आगे सिनेरियो कैसा होना चाहिए, या स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब कई बार लगता है डिस्ट्रैक्शन है क्या ये ऑनलाइन, या मतलब कोई भी चीज है, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, व्हाट शुड बी द राइट पाथ स्पेसिफिकली फॉर जेई, बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो सही गलत को समझ पाए. यस सर. यस सर. सर एक वो कॉन्सेप्ट भी होता है आई थिंक, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस. जब ज्यादा चॉइसेस आती हैं तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर सिर्फ एक चीज हो तो आप सिंगल माइंडेडली कर सकते हो. तो आई थिंक दिस डज अप्लाई इन टुडेस टाइम फॉर वेदर इट्स यूपीएससी कोचिंग और जेई कोचिंग. कि अगर आपकी ऐसे 30 ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, आपकी 300 ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, तो आप नेचुरली स्टूडेंट्स उस एज पे कंफ्यूज होंगे. सो वो जो एक टेम्पटेशन होती है अंदर से कि हर चीज ट्राई करना है जस्ट बिकॉज आपका कोई एक दोस्त, कोई एक रिलेटिव ट्राई करना है, वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है. जैसे मैंने वो 3 बुक्स को 3 बार करने का एग्जांपल दिया, कि आप एक बेस बनाओ, मतलब एक बाउंड्री जैसे कि डिफाइन कर दो, इस बाउंड्री के अंदर जो कोचिंग आ रही है, चाहे फिजिकल चाहे ऑनलाइन, उस तक स्टिक करें. ऐसा नहीं कि अगले दिन कोई नई कोचिंग आती है, बहुत अच्छा सा एड निकालती है, तो वैसे हर एक से नहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. एक अपना कोचिंग रिलायबल टीचर्स ढूंढे जो आपको लगता है अच्छे टीचर्स हैं, फिर उनकी बात माने. जहां तक सर ये ऑफलाइन ऑनलाइन का बात है, आई थिंक ऑनलाइन काफी तेजी से पिकअप तो कर रहा है पेस, एंड ऑनलाइन के कई फायदे हैं. लाइक जो वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वाला फैक्टर होता है. सो मैं यहाँ लेट्स से मसूरी में बैठा बैठा आपके दिल्ली में चलती हुई क्लास को ऑनलाइन देख सकता हूँ. कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी वाला फैक्टर होता है. तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन हो सकते हैं, तो ऑनलाइन इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल, इज अ वेरी गुड आइडिया. बट होता क्या है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि हमें पीयर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से फिजिकल. तो अभी के समय में मुझे ऐसा लग रहा है एक हाइब्रिड स्टेज पर हैं हम, बट आगे जाते जाते ऑनलाइन काफी तेजी से अडेप्ट करेगा, एंड ऑनलाइन वुड बी अ क्लियर चॉइस. लोग अपने कोर्सेज ऐसे खुद कस्टमाइज कर रहे होंगे, जैसे सोच रहे होंगे लेट्स से कोचिंग ए से हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वहां के टीचर बेस्ट हैं, कोचिंग बी से केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनका एक कोर्स ले लेते हैं, वीडियो पॉज पॉज करके देखेंगे जहां समझ नहीं आ रहा है, एंड डाउट्स भेज देंगे. तो इस टाइप का कुछ मुझे लगता है अच्छा है. बाकी सर ऑनलाइन का ये है, ऑनलाइन के बेस्ट रिसोर्सेज का आजकल रिसोर्सेज काफी अच्छे मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाए अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऐसे. फाइन. अब इसमें भी मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली जो हम लोगों ने एज अ टीचर्स कम्युनिटी या पास्ट के स्टूडेंट से बात की, तो मतलब क्या देखा हम लोगों ने, एक तो कुछ ही टीचर्स हैं जो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए कंसर्न है, सोचते हैं. नेक्स्ट थिंग, दे आर इनटू द हब्स, दिल्ली में है, कोटा में है, बॉम्बे में है, कुछ कुछ लोकेशंस पर है. बट जब मैं बात करता हूँ, एक तो आपने बहुत सी बात बोली कि एक स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन्ड हो जाए, सबसे मुश्किल काम यही है, मतलब एज अ टीचर्स हम लोग सबसे मुश्किल काम है एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन्ड वे में उसको कंटिन्यूअसली 2-3 साल की जर्नी तक उसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए रोक कर रखना.
ठीक है। पीयर लर्निंग अगेन अ वेरी गुड फैक्टर जो आपने बात उठाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत मोनोटोनस हो जाता है, क्लास खोली ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कोई सामने दिख नहीं रहा है, टीचर भी पता नहीं देख पा रहा है नहीं देख पा रहा। तो व्हाट वी हैव ट्राइड द थिंग कि कैसे ऑफलाइन की जो बेस्ट चीजें हैं लाइक पीयर लर्निंग एंड डिसिप्लिन लर्निंग, कि अगर 8 बजे क्लास शुरू होनी है तो यू हैव टू रिपोर्ट एट 7:55 AM। ये नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है, कभी लेटे हैं कभी बैठे हैं, कुछ भी वीडियो ऑफ कर लिया। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया अर्थ कि हम लोगों ने ना कुछ सेंटर्स प्लान किए, बहुत हाइब्रिड सेंटर्स हम लोगों ने बनाए, बहुत हाईटेक थे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड थे। और उनके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि स्टूडेंट हैव टू कम देयर फॉर क्लासेस, और कुछ इंडिया के बेस्ट टीचर्स है, गगन सर हो गए या फैजल सर हो गए, ठीक है, या मैं खुद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया, या ऑर्को सर हो गए, ऐसे कुछ टीचर्स का हमने पूल क्रिएट किया। और वो टीचर्स तो लाइव पढ़ाते हैं। उसके अलावा हमने कुछ और टीचर्स को सेलेक्ट किया जो उस पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट की डे टू डे लाइफ और मेंटरशिप के ऊपर काम करते हैं। बिकॉज एज फार एज माई जर्नी इज कंसर्न एज अ टीचर, मैंने आपको देखा, अयान को देखा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं। इवन 2019 में रैंक 1 से भी इंटरेक्ट किया, 2017-18 में रैंक 2, रैंक 3, रैंक, बहुत सारे रैंक्स ऐसे देखे। तो अल्टीमेट की तो ये है कि स्टूडेंट को खुद मेहनत करनी पड़ती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लेट्स से गुट्टी पी ले और तेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, स्टूडेंट को मेहनत करनी होती है। बट एक मेंटोर का रोल या एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का रोल ये होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होने से उसको रोक सकता है। और कई बार ऐसा है जैसे कंफ्यूजन होते हैं, या कई बार लगता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज एट टाइम्स में कुछ इंसिडेंट याद आते हैं। कई बार जैसे आयान के केस में तो बहुत ज्यादा होता था, इवन आपके केस में एक दो इंसिडेंट ऐसे मुझे याद आते हैं कि मुझे मम्मी पापा का फोन आया था कि अर्थ को बोलो ये कर ले। ठीक है। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में मेंटर या टीचर का रोल और क्या डिफाइन कर सकते हो कि जाकि स्टूडेंट्स को आप ये बता सको व्हाट इज द की रोल ऑफ अ मेंटोर? सर सो आई थिंक मोरलेस तो आपने कवर कर ही लिया व्हाट इज द की रोल। मैं तो अगर उसे समराइज करूं तो इट्स लाइक जो डायरेक्शन दिखाना है। मेंटर इज अ गाइडिंग लाइट। कि मेंटर, आप लेट्स से 5 स्टूडेंट्स के मेंटर हैं तो आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं, उनके लिए आप एक तरीके से लाइट अप कर सकते हैं द वे फॉरवर्ड। बट अल्टीमेटली सबको खुद ही उस रास्ते पे चलना है, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटर, बट इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड योरसेल्व्स। कि मुझे बता दिया गया कि ये रोड इज द रोड टू सक्सेस, बट अल्टीमेटली मुझे खुद ही चलना होगा, कोई मुझे धक्का नहीं दे सकता है पूरे रास्ते तक। देन अगेन आपने जैसे इंसिडेंट्स बताया कि कुछ केसेस में मोटिवेशन, लास्ट मिनट मोटिवेशन, ऐसे कई चिंता हो जाती है, तो स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के, तो उन सब में भी रिस्पॉन्ड करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ मेंटर। सो एसेंशियली सर मतलब योर फ्रेंड एंड गाइड तरीके से एक कंबाइंड रोल होता है एक मेंटर, अच्छे मेंटर। राइट राइट। एनीथिंग एल्स जो तुम्हें लगता हो कि अब जो जनरेशन आ रही है, बिकॉज 8 साल भी अच्छा खासा गैप होता है, अब शायद आप अपने रिलेटिव्स के बच्चों को या अपने जूनियर्स को देखते होंगे तो आपको कुछ अलग दिखते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है हर 3-4 साल बाद में एक फेज चेंज होता है स्टूडेंट्स का। डेफिनेटली सर। जैसे आपसे पहले अगर बात करता हूँ 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, मैं जब पास्ट कनेक्ट करता हूँ तो हर बार स्टूडेंट्स की वैरायटी, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, कई बार ऐसे स्टूडेंट मिले जो मतलब लेबोरियस कम थे बट इतने शार्प माइंडेड कि उनको जो एक नॉर्मल इंसान को करने में 4 घंटे लगता था वो 2 घंटे में करके खत्म कर देते थे। तो अब जो जनरेशन आप देख रहे हो, जितना लोगों से मिलते होगे, आपसे देखते होगे, तो आपको क्या पॉजिटिव्स नजर आते हैं और क्या नेगेटिव्स नजर आते हैं, वो थोड़ा सा मुझे जानना है कि एज अ स्टूडेंट या एज अ जस्ट अभी निकले हो। बिकॉज मेरे को कई बार लगता है कि यार मैं स्टूडेंट की लाइफ में शायद जा नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, जनरेशन गैप तो नहीं आ गया है। तो व्हाट यू फाइंड कि अभी कैसी जनरेशन क्या सोचती है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मेरा भी इंटरेक्शन इतना तो नहीं रहा है कि मैं बता पाऊँ, बट आई थिंक जो मुझे जनरल फीलिंग आती है कि कंपटीशन शायद डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। ओके। कंपटीशन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करते जा रहा है। जब से कोविड हुआ है तो इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। सो इट हैज लाइक जो हम कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड। कि आपके सारे रिसोर्सेज भी आजकल ऑनलाइन है, लेकिन आपके सारे डिस्ट्रैक्शन भी ऑनलाइन है। लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग ऑनलाइन हो रही है। बट एट द सेम टाइम लोग ऑनलाइन नेट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग सब कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक वो इंटेंस कंपटीशन में जो है, not being distracted would be a very vital skill for if you want to
यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज डिस्कार्ड कर दें। एटलीस्ट सर यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे लगा कि अगर आप पूरी तरह से हटा देंगे सो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। जितना मुझे लगता है कि जेई भी इंडस्ट्री काफी ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, तो पूरी तरह से स्किपिंग समथिंग इज नॉट अ गुड आइडिया ईदर, बट डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। देन सेकेंडली सर, कंसिस्टेंसी एक काफी इम्पोर्टेंट आइडिया होता है, क्योंकि हमें जैसे एक दिन में इम्प्रूवमेंट समझ नहीं आता है किसी भी चीज का। हमें लगता है कि हर रोज अगर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा कम पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेढ़ घंटा 30 प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेट्स से मैथ्स की क्या हो जाएगा। बट वो जो चीज है कंपाउंडिंग इफेक्ट जो कहते हैं हम, कि हर रोज जब डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा डालेंगे ना, सो वो अंतर जो है वो 100 दिन बाद दिखेगा, 150 दिन बाद दिखेगा। वही चीज जब कंपाउंड होगी 2 साल के एंड तक, that would be the difference between let's say someone who gets a 4 digit rank and someone who gets a 2 digit rank. उसमें और आप थोड़ा सा ऐड करेंगे, that would be the difference between a 2 digit rank and a single digit rank. लक तो अपनी जगह है सर, लक कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, जो द लास्ट माइल जिसे कहें, या फिर द लास्ट बिट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंकर्स। 6-7 घंटे तो उसे सभी पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद 2 घंटे और जो पुट इन करता है, फिर और 2 घंटे जो पुट इन करता है, वो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। ग्रेट। अगर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूं कि स्टूडेंट को इस लाइफ में, जैसे मैं अगर बात करता हूँ 9 to 12 तक की जर्नी में, कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है सर इसको तो अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, इसे तो उसे फॉलो ही करना चाहिए, whether he or she want to become doctor or engineer or CA or whatever, बिकॉज आज एंट्रेंस एग्जाम तो कोई ना कोई फेस कर रहे हैं आपको, इंडिया में अगर हम पैदा हुए हैं कंपटीशन से आप भाग नहीं सकते। तो ऐसी क्या चीज है जो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि यार ये चीज तो फॉलो करनी ही है, वो क्या चीज हो सकती है? अगर समराइज किया जाए तो कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, मतलब कंसिस्टेंसी यानी कि आप 5 घंटे, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें और फिर अगले दिन 0 आवर्स पढ़ें, 5 दिन हर रोज पढ़ना है। एंड डेडिकेशन से मेरा मतलब है एफर्ट, की अपने आप में 5 घंटा काफी नहीं है। जैसे कंसिस्टेंसी इज वन थिंग, कोई इंसान हर रोज 5 घंटे पढ़ेगा 2 साल, तो ही वुड बी कॉल्ड कंसिस्टेंट, बट ये काफी नहीं होगा। हो सकता है उसे 7-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, दैट इज वेर आई मीन डेडिकेशन। सो आपको ज्यादा भी पढ़ना है और आपको ज्यादा समय तक भी पढ़ना है, विच इज वाई कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। थैंक यू सो मच अर्थ, आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली। और तो यस। हम सिखाते बहुत सालों से आ रहे हैं, बट क्या होता है एक बार ना एक स्टूडेंट को जो लगता है कि यार टीचर तो रोज ही बोलते हैं, ये तो हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली आपकी इन बातों पे मैं उम्मीद करूंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारी क्लासरूम के साथ जुड़ने वाले हैं या जो नहीं भी जुड़ने वाले हैं, उनको एटलीस्ट एक रास्ता पता चलेगा। और एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने भी रिसेंटली इन सारे बैरियर्स को क्रॉस किया है। यस सर। Best of luck. Thank you so थैंक यू much सर। for a valuable time, and my best wishes for Ayan also. थैंक यू सर। Next थैंक यू year we are wishing कि उसका कुछ आपसे और बेटर कुछ अच्छा हो सर। सके, यस सर। बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर 16 तक पहुंचे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1 और 6 में कुछ होना चाहिए उसका रैंक। ठीक है, यस तो जो गलतियां आपने इसमें भी आपको लगता है वो ना करे, यही मैं कहूंगा। यस बेस्ट सर। ऑफ लक बेटा, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। ओके।